हेलो, क्या हाल चाल है? मैं शाहिद खान। बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका स्वागत एंड वेलकम। आपका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें आज आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। इसमें हम आज यूनिसेलुलर और यू प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। हमने पिछले लेक्चर कर लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 लेक्चर हमने कर लिए। आज का लेक्चर हमारा 3rd लेक्चर है, जिसके अंदर हम मोनेरा पढ़ेंगे। और फर्स्ट लेक्चर में हमने सेकंड लेक्चर में आरएच व्हिटेकर को किया था, और फर्स्ट लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिक लेक्चर था। वो 30 मिनट्स का लेक्चर है, आप जाकर के देख सकते हैं और सर्च कर लें यूट्यूब पे बायोलॉजी या बायोलॉजिकल वर्ड क्लास, बायोलॉजी वर्ड क्लास। ठीक है, आप जैसे ही सर्च करेंगे बायोलॉजी वर्ड क्लास और उसके साथ में नाम लगा दें शाहिद खान, या चैप्टर का नाम लगा लें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपको तुरंत लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिल जाएंगे। और ये हमारा है लेक्चर 3। बेसिक से पढ़ के आइएगा, तभी समझ में आएगा कि मोनेरा क्लासिफिकेशन चल रहा है या हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। अगर आप बेसिक नहीं देख के आए होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आप बेसिक से देख लें, ताकि आप इंटू 2 की स्पीड में, और आपको समझ में आ जाएगा जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद में आते हैं क्लासिफिकेशन मोनेरा पे, जिसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। कौन से बैक्टीरिया? यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। जो प्रिमिटिव प्रकार के बैक्टीरिया थे उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और बेसिक नहीं है, ये थोड़ा डेप्थ में है। एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की दी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं एनसीईआरटी को। मैं आपको दिखा भी दूं, एनसीईआरटी क्लास 11th। अब इसको देखेंगे, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, लाइन बाय लाइन सर्च की हुई है, और आप देख भी सकते हैं इसके बारे में। ये यहाँ पे मोनेरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और ये इसके बैक्टीरिया हैं। इस प्रकार से आप यही किताब रेफर करें, जीव विज्ञान। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है। इसी से आप चेक कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन आपको इसी किताब से मिलेगा, और किताब से एक पॉइंट भी बाहर आपको नहीं पढ़ाया जाता है, आपसे बिल्कुल सटीक बताया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे। आज हमारा लेक्चर 3 है। चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आपके यूट्यूब का नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास। सेम नाम है, थोड़ा डिफरेंट है, आप सर्च कर सकते हैं। बायोलॉजी वर्ड क्लास आपके चैनल का नाम है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके चैप्टर का नाम है, जिसका हम पढ़ेंगे आज लेक्चर 3। हमने फर्स्ट लेक्चर बेसिक किया था, सेकंड लेक्चर हमने आरएच व्हिटेकर के बारे में किया था, किस प्रकार से आरएच व्हिटेकर ने इनको क्लासिफाई किया। तो आरएच व्हिटेकर के बारे में हम थोड़ा जल्दी जल्दी में रिव्यू करते हैं। आरएच व्हिटेकर ने क्या बताया हमको? आरएच व्हिटेकर, इन्होंने बताया कि 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन को, इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके में इन्होंने बताया। तो सबसे पहला इन्होंने बताया कि मोनेरा होता है, और मोनेरा के बाद में क्या होता है? प्रोटिस्टा होता है, और प्रोटिस्टा के बाद में फंजाई नाम दिया, और फंजाई के बाद में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और फिर उसके बाद में प्लांटी और एनिमल। इस प्रकार से इन्होंने क्लासीफाई किया, और हमको पढ़ने में आसानी हुई। और यही जो है क्लासिफिकेशन, इनका 5th क्लासिफिकेशन जो है, यही पॉपुलर हुआ, और इसी से लोग आज इसको पढ़ रहे हैं। 6th क्लासिफिकेशन आया कार्ल हुस का, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना ये पॉपुलर हुआ। तो आइए हम बात करेंगे आज सबसे पहले मोनेरा की बात करेंगे, फिर इसके बाद में हम प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद प्लांटी, प्लांटी के बाद एनिमिलिया। तो ये क्लास 11th में आपको सब मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, आप इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो हेडिंग डाल लें, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं? मोनेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। हमने बात की क्लासिफिकेशन मोनेरा की, और ये क्लास कौन सा है? मोनेरा क्लास है, इसी को हम पढ़ेंगे। इसके अंदर होता क्या है, ये कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये
प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। मैं आपसे एक बात बताना भूल गया, उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमको उस क्षेत्र में या उस एरिया में काम करने के लिए मौका मिले और हम उसको क्लियर करें। यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप सर्च करेंगे बहुत प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूँ कि आप अपने बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर में, जो आपका दोस्त वहाँ पे कोचिंग करता है, उसके नोट से अपने इस कोचिंग यानी बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास का नोट मिला के देखेंगे तो 95% आपको सेम मिलेगा, क्योंकि जो बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे एनसीईआरटी बेस पे ही पढ़ाया जाता है, और मैं भी एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाता हूँ। एक लाइन इधर उधर नहीं होती है। हाँ, जब डेप्थ में ज़रूरत पड़ेगी तो हम एनसीईआरटी से थोड़ा हट के भी बात करेंगे, लेकिन हमको ऐसा महसूस नहीं होता है कि एनसीईआरटी के अलावा कहीं पे अगर और पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि किताबें बहुत हैं। आजकल एग्ज़ाम सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा ग्रुप बना के दे दिया है। एनसीईआरटी कोई आसान सब्जेक्ट नहीं बनाया है। उन्होंने क्या बनाया है कि सारे चैप्टर का कंबाइन करके, चैप्टर को थोड़ा थोड़ा लेके और जो है डेप्थ में यानी गहराई से एनसीईआरटी को बनाया गया। एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ोगे तो आपके ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, आपको उसमें कुछ नहीं समझ में आने वाला है। जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ोगे फिर भी आपको कुछ नहीं समझने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो शब्द हैं, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, वो बहुत डेप्थ में लिखी हुई हैं, और उनको अगर गहराई से आप पढ़ेंगे तो एक एक लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसलिए हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी को बार बार रीड किया करें, और रीड करने के बाद उस पर रिसर्च करें कि क्या चीज़ ये कहाँ से मिली है। अपने पास एक बुक, अदर बुक भी रखें, और उस बुक से क्वेश्चन को मिलाया करें, क्वेश्चन को देखा करें, पढ़ा करें, तभी आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में एक लाइन में क्या क्या छुपा होता है। ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ना इसमें कोई आपसे फॉल किया जा रहा है। आपको एक हकीकत आपको बताई जा रही है कि आप कितने पानी में है। एनसीईआरटी की लाइन एक पढ़कर देख ले, उसका मतलब ही नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इतना बेहतरीन सोर्स बनाया गया है कि उससे अगर आप पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे तो एक लाइन के हजारों मतलब निकल के आएंगे। तो आइए हम बात करते हैं क्लास 11th। क्लासिफिकेशन है हमारा मोनेरा, और मोनेरा में हम पढ़ रहे हैं यूनिसेलुलर। ये प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है। तो इसके कुछ हम पॉइंट लिखते हैं, और पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? आल बैक्टीरिया, जितने आल बैक्टीरिया, पहला पॉइंट, आल बैक्टीरिया, आल बैक्टीरिया मोनेरा क्लासिफिकेशन में रखे गए। कहाँ रखे गए? क्लास में, क्लासिफिकेशन नहीं, क्लास में या किंगडम में रखे गए। ठीक है, आते हैं या रखे गए हैं। मोस्टली, हम मोस्टली की बात कर रहे हैं, कुछ की बात छोड़कर, क्योंकि प्रोसिस्टा में भी हमारे बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन हम मोस्टली बात किसकी करते हैं? आल बैक्टीरिया मोनेरा क्लासिफिकेशन में या क्लास में रखे गए। मोर देन माइक्रोब्स भी इसी में रखे गए। जैसे कैसे होते हैं? मोर देन माइक्रोब्स यानी छोटे बैक्टीरिया जितने होते हैं। कैसे? छोटे बैक्टीरिया जितने होते हैं वो सब काहे में रखे गए हैं? मोनेरा क्लास में रखे गए हैं। कौन सी क्लास में? मोनेरा क्लास में। बहुत बेसिक आसान भाषा में समझें। इंग्लिश में पढ़ाता हूँ मैं, ना तो इंग्लिश है ना तो हिंदी है, मिक्स है जिसको बोला जाता है इंग्लिश। और आप समझ जाएं यही हमारी भाषा होगी, क्योंकि ना तो मैं इंग्लिश ना तो मैं हिंदी, बस आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप जिस भाषा में समझ सके वही भाषा आपके लिए सूट करती है। ना तो इंग्लिश ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश, कोई भी भाषा नहीं। जिस भाषा में आप समझ जाएं वही भाषा यूज करें, चाहे पेवर देहाती में पढ़ें या पेवर शहरी में पढ़ें या पेवर अवधि में पढ़ें या पेवर खड़ी भाषा में पढ़ें। जिस भाषा में आप समझ जाएं वही भाषा आपके एग्जाम को, आपके एग्जाम तक क्रैक करवाने में आसानी बनाती है। और अगर मोस्टली देखा जाए तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है? एक तो खड़ी भाषा में यानी हिंदी में पूछता है, और दूसरा कैसा होता है? इंग्लिश में। इंग्लिश से हिंदी के ट्रांसलेट बनाए जाते हैं और क्वेश्चन उसी से तैयार किए जाते हैं। तो अक्सर करके इंग्लिश वाले थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश से ही आजकल क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो आप इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करें, और
शब्दों पे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा मोनेरा, मोनेरा, क्लास, किंगडम, इस वाले शब्दों पे ध्यान दिया करें। और जो हम बात करते हैं वो आप हिंदी में समझो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोनेरा ग्लास की। इसमें माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं, सभी स्थानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सभी स्थानों में पाए जाते हैं। और जैसे मैराइन वाटर, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, एयर और सॉइल, सॉइल में। और ये अगर देखा जाए मोस्टली तो ये हर जगह पाए जाते हैं। अगर एक मुट्ठी मिट्टी को आप हाथों में उठा ले तो एक मुट्ठी मिट्टी में एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी उठाते हैं हाथों में तो क्या होता है, उसमें सैकड़ों बैक्टीरिया आते हैं और अनेक अनेक प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। इसलिए क्या हम बताते हैं, ये ऑल बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये नहीं पाए जाएं। गर्म जगह भी पाए जाते हैं, कूल जगह भी पाए जाते हैं, हॉट जगह पाए जाते हैं, एयर में, हवा में, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। और ये उस जगह पे सरवाइव कर लेते हैं जहाँ पर अदर बैक्टीरिया या अदर कोई जीव जंतु पनपने की कोशिश नहीं करता है, यानी वहां पर जाकर उनकी डेथ हो जाती है। उस जगह से ये जो है अपना जीवन यापन करते रहते हैं। ये हॉट वाटर में भी जीवित रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं? मोनेरा में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका शेप, उनका साइज किस प्रकार का होता है? तो हम बात करेंगे शेप की, शेप, और काहे की बात करेंगे हम? साइज की बात करेंगे। शेप कैसा होता है इनका और साइज इनका कैसा होता है, उस आधार पे हम बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। इनका शेप किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है और ये इनकी आकृति कैसी होती है? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक-एक लाइन समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को ये कंटेंट पहुंचा रहा हूं। मोनेरा क्लासिफिकेशन है, आप जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो क्या करें, इंटू 2 की स्पीड पे देख लें। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक नॉर्मल साइज पे चलाएं और इसको आराम से नोट बनाते हुए चलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लास हमारी चल रही है मोनेरा, किंगडम मोनेरा लिखिए, किंगडम मोनेरा। हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया पे नंबर आया है कितने प्रकार के बैक्टीरिया और किस किस साइज के बैक्टीरिया होते हैं। तो उनके हम साइज बनाते हैं और उनकी आकृति बनाते हैं और उन बैक्टीरिया के कुछ चंद नाम हैं जिनको हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ बैक्टीरिया आपने हेडिंग डाली होगी, फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इनके साइज बताए गए हैं एनसीईआरटी में। अनेक प्रकार के होंगे बैक्टीरिया, लेकिन एनसीईआरटी में कितने बताए गए हैं? आपकी क्लास 11th के एनसीईआरटी में 4 टाइप के बताए गए हैं। उनके शेप, उनके साइज, उनकी आकृति किस प्रकार की है। तो हम बात करेंगे 1, 2, 3 और इधर 4 की। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इनके हम पहले नाम लिखते हैं, थोड़ा मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। इनके हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले कोकस, फर्स्ट बैक्टीरिया का नाम कोकस, और इसको अगर प्लूरल नाउन में लिखें तो इनको बोला जाता है कोकाई।
कोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकाई। अगर हम बात करें बैसिलस यानी सेकंड नंबर बैक्टीरिया की, तो इसका नाम है बैसिलस। और ये अगर इनको हम मल्टीपल फॉर्म में बोले यानी कि प्लूरल नाउन में बोले तो ये बैसिलाई होते हैं, और इनको हम बोलते क्या है? बैसिलस। इसको हम बैसिलाई ही कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में बैसिलाई ही दिया हुआ है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? स्पायरला। स्पायरला। और फोर्थ नंबर पे बात करें तो क्या नाम होता है? विब्रियो। ये बैक्टीरिया होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? विब्रियो के नाम से जानते हैं। अगर इनको हम इनके कुछ फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? फ्लैजिल्ला की बात कर लें अगर हम यहीं पे फ्लैजिल्ला की बात कर लें तो फ्लैजिल्ला देखें, फ्लैजिल्ला इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है। इसमें बिल्कुल क्या होता है? अब्सेंट होता है। फ्लैजिल्ला की बात करें तो क्या होता है? इसमें अब्सेंट होता है। और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट भी होता है और अब्सेंट, प्रेजेंट अब्सेंट। अगर इसमें बात करें तो इसमें तो प्रेजेंट होता है। इसमें बात करें तो कैसा होता है? अब्सेंट भी होता है और प्रेजेंट भी होता है। अब्सेंट और प्रेजेंट। अब्सेंट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है। किसकी बात कर रहे हैं? 4 प्रकार के बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अब हम इनके जो है शेप का स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कोकस की शेप की बात करें तो कोकस कैसे होते हैं? इस प्रकार के राउंड टाइप के कोकस होते हैं। राउंड टाइप के कोकस होते हैं। इनका शेप इस प्रकार से पाया जाता है। ये क्या होते हैं? इनका नाम क्या बताते हैं हम? कोकस बताते हैं। और बैसिलस की अगर बात करें तो बैसिलस कैसे होते हैं? स्पून लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? स्पून लाइक। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पून लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर स्पून लाइक पाया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं स्पाइरला की, स्पाइरला का स्ट्रक्चर कैसे पाया जाता है? स्पाइरला का स्ट्रक्चर स्पाइरला का स्ट्रक्चर इस प्रकार से पाया जाता है। आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे उसमें देखेंगे, आपको मिल जाएंगे स्पाइरला का स्ट्रक्चर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नीट में और बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये स्पाइरला का स्ट्रक्चर है। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नीट में आता है कि 4 टाइप के बैक्टीरिया आप बताइए कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया। तो उनके नाम दिए होंगे और इसमें से कोई एक मिस होगा। जैसे दिया होगा कोकस, बैसिलस, स्पाइरला, विब्रियो। इसमें से एक कोई मिस कर दिया जाएगा और बताएगा कि इसमें ढूंढ के बताएं कि वो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो इसमें नहीं है, और दूसरे बैक्टीरिया का नाम दे देंगे। तो यही 4 बैक्टीरिया है, याद कर ले। कोकस, बैसिलस, स्पाइरला, विब्रियो। कोकस, बैसिलस, स्पाइरला, विब्रियो 4 ही प्रकार के बैक्टीरिया हैं और हम चारों प्रकार के बैक्टीरिया। और फिर इसके बाद में आता है कामा शेप बैक्टीरिया। इनको बोलते हैं कामा शेप बैक्टीरिया। और ये कैसे होते हैं? कामा शेप बैक्टीरिया होते हैं। ये कामा की आकृति के होते हैं और इनके ऊपर कौन सी आकृति के होते हैं? कामा की आकृति के होते हैं बैक्टीरिया। ये कामा की आकृति के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और यही वो बैक्टीरिया हैं जो हॉट, कूल और डेजर्ट हर जगह, सी, वाटर, एयर हर जगह पर पाए जाते हैं। ये 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं। अगर हम बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, कैसा न्यूट्रिशन करते हैं? कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। अगर हम बात कर लें न्यूट्रिशन की, अभी न्यूट्रिशन का टर्म आएगा, अभी हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का टर्म पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन कैसा होता है? ये कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करते हैं। कैसे करते हैं? कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक भी करते हैं और ये पैरासाइट भी होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट, यानी ये किसी पे आधारित होकर के अपना भोजन करते हैं। और ये कार्बनिक सब्सटेंस या कार्बनिक सब्सटेंस पे डिपेंड रहते हैं। काहे पे डिपेंड रहते हैं? कार्बनिक
सब्सटेंस पे डिपेंड रहते हैं। क्या होता है न्यूट्रिशन का, कैसा होता है न्यूट्रिशन? ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और ये कार्बनिक सब्सटेंस पे डिपेंड रहते हैं। हम बात करेंगे इनके न्यूट्रिशन की, अभी सेपरेट न्यूट्रिशन की बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस और पैरासिटिक, स्पायरोफिटिक और जो इनके न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, और फोटोसिंथेसिस भी इसमें आता है। हम बात करेंगे कौन कौन से फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन कौन से फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। और सबसे मोस्ट बात इसमें हम बात करेंगे कि मोनेरा क्लासिफिकेशन में कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनका एक्चुअल में कहानी क्या होती है इनकी। ये H2O को नहीं यूज करते हैं, ये क्या यूज करते हैं? H2S यूज करते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक सल्फर यूज करते हैं। ये वाटर यानी ऑक्सीजन नहीं करते, ये ऑक्सीजेनिक नहीं होते हैं, ये सल्फ्यूरिक वाले बैक्टीरिया होते हैं। यही इनकी सबसे खासियत होती है और इनकी खूबियां होती हैं। इन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे एक एक करके। जल्दबाजी कोई ना करे, आराम से लेक्चर को देखें। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप इसको इंटू 2 की स्पीड पर कर दें, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो इत्मीनान से एक एक लाइन समझते हुए चलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम तुरंत जो है पढ़ते हैं। तब तक हम देख लें वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। वीडियो क्लियर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में और इनकी क्या क्या खूबियां हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो भी क्लियर आ रहा है। और हम पढ़ेंगे सबसे जरूरी बात इसकी क्या पढ़ेंगे, सेल्स पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिटा दें 1 2 3। सबसे जरूरी बात, सिंपल स्ट्रक्चर होता है लेकिन इनका बिहेवियर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसको बॉक्स के अंदर बंद करके रख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिंपल स्ट्रक्चर होता है और बिहेवियर इनका कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स कैसा होता है इनका, बिहेवियर होता है। इस प्रकार से आप बॉक्स में इसको बंद करके रख लें। और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं ये तो आपको पता है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। और इसके अंदर कुछ पार्ट मिस होते हैं, उन पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर पार्ट क्या क्या मिस होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जितने आते हैं वो कैसे होते हैं, मोनेरा क्लास के अंदर, मोनेरा क्लास के अंतर्गत जितने आते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। सबसे जरूरी बात यही होती है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें क्या क्या मिस होता है तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इनमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। कैसी होती है, एब्सेंट होती है। इसके बाद में हम अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या होती हैं, न्यूक्लियर बाउंड, न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली वो भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती, क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और ऑर्गेनेली प्रेजेंट तो होती हैं, ऑर्गेनेली प्रेजेंट तो होती हैं, लेकिन कौन सी होती हैं, हम थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं यानी कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं
मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? तो सिर्फ काहे में पाई जाती है? राइबोसोम में पाई जाती है। काहे में पाई जाती है? राइबोसोम में पाई जाती है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। और इसके अलावा ये साइक्लोसिस इसमें एब्सेंट होती है। क्या होती है? साइक्लोसिस क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये एब्सेंट और ये क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है और ये एब्सेंट होती है। और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये डाइवर्सिटी भी निभाते हैं। तो ये मोस्ट कैसी डाइवर्सिटी? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बताते हैं। ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बताते हैं। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बताते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट थे जिनको हमने पढ़ा और जाना। ठीक है, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हमने पढ़ा और एक एक करके जाना। क्या है? ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। कौन? मोनेरा क्लास के जितने एनिमल हैं। न्यूक्लियस में नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनली क्या होती है? ऑर्गेनली एब्सेंट होती हैं और ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन किसमें? मेम्ब्रेन राइबोसोम में सिर्फ होती है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है और साइक्लोसिस एब्सेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। यानी इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। कौन सी होती है? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते रहे हमारे साथ में। अभी थके नहीं हैं, क्योंकि जितनी देर से आप बैठे हैं उतनी देर से हम खड़े भी हैं। ठीक है, तो आप लिखते रहें और इसको समझते रहें। याद भी यहीं करें। याद करने के लिए कोई होमवर्क नहीं, कोई कार्य नहीं घर का है। यहीं पे याद करें, यहीं पे इसको पढ़ लें, लर्न कर लें। साथ साथ में एक बार जब यहाँ क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में जाकर के घर पे घर तो वहीं है अपने, क्या करना है? अपने थोड़े माइंड को फ्रेश करना है। माइंड को फ्रेश करने के बाद में क्या करना है? अपनी कॉपी और कलम को उठा लेना है। कॉपी और कलम और फिर उसके बाद में इसको एक बार रीड करना है। रीड करने के बाद में उस नोट को बंद कर दें जो हमारे साथ में बनाए थे। अपने आप से कंप्लीट इसको लिखने का प्रयास करें और चेक करें कि देखें हम कहाँ पे हमारे से मिस्टेक हो रही है। आप अगर इसको एक बार, दो बार, तीन बार करते हैं तो आप इस लेक्चर में सक्सेस जरूर पा जाएंगे। आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका स्ट्रक्चर, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। अगर आप वीडियो शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो 10 मिनट का वीडियोस है जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया है। आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास। नीचे चैनल दिया हुआ है, चैनल का नाम दिया हुआ है। आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास प्रोकैरियोटिक सेल। बायोलॉजी वर्ड क्लास प्रोकैरियोटिक सेल, आपको तुरंत लेक्चर मिलेगा और आप उसको देख सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट्स का वीडियो है और हमने प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करके बताया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर हम सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तैयार हैं? पेज को फ्रंट लोकेशन में घुमा लें। जैसे अगर हम बता दें तो ये नोट आपका है और इस नोट को इस साइज में ना रखें, आप इस साइज में इसको कर लें और तुरंत जो है लिखें। ऐसे लिखें और यहाँ पे डाल लें सेल। इस साइज में ना रखें ताकि सेल का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं आएगा। आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लें। हेडिंग डाल लें, सेल। कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक
सेल, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, यानी प्रिमिटिव कोशिका। हम प्रिमिटिव कोशिका के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, बेसिक सा स्ट्रक्चर। फिलहाल बेसिक ही समझें आप इसे, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाए, आर्ट हमारा इतना कंप्लीट नहीं सही है, तो ये मत कहना सेल का स्ट्रक्चर गलत है, ये मत कहना। फिर इसके बाद में थर्ड मेम्ब्रेन हम बनाते हैं, इसकी बीचों बीच में हम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कापी कलम निकाल लें, हमारे साथ में बनाते चले, किसी का इंतजार ना करें, ना बारात में आए हुए हैं और ना किसी पार्टी में आए हुए हैं, आप अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं और हमारे साथ में पढ़ते रहे। ठीक है, हमने 3 मेम्ब्रेन बनाई, बेसिक आसान भाषा में समझे। प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर माइंड में, दिमाग के मेमोरी में छाप लें इसको, ताकि आपको बार बार याद करने की जरूरत ना रहे। पहले 3 स्ट्रक्चर इसकी, यानी 3 लाइनें खींच ले और हम एक एक लाइन का नाम देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस लाइन का नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में 2 खूबियां होती हैं, कौन कौन सी? एक स्लाइमरी होती है और दूसरी क्या होती है? कैप्सूल होती है। स्लाइमरी और कैप्सूल। स्लाइमरी का काम होता है सुखाना, और कैप्सूल का मतलब क्या होता है? चिपकना, किसी चीज से चिपकना। ये इसके 2 कार्य होते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में बीच में आती है एक मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हम सेल वॉल। ये कौन सी सेल में एब्सेंट होती है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हमको, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बायोलॉजी वर्ड क्लास सब्सक्राइब। तो हमारे चैनल का नाम है बायोलॉजी वर्ड क्लास, और यहाँ पे ऊपर पिन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, BWC के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में आप इसको किस नाम से जानते हैं? BWC के नाम से जानते हैं, बायोलॉजी वर्ड क्लास, शॉर्ट में BWC। सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दिया करें, और जहाँ तक आप शेयर कर सकें करते रहें, क्योंकि हर घर तक पहुँचानी है फ्री एजुकेशन। देखते हैं, सेल वॉल के बारे में बात कर रहे थे हम। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा से जो सेल वॉल होती है, इसकी एक मोस्ट बात होती है, ये बनी काहे की होती है? तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। काहे की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन। थोड़ा हम इधर बढ़ा के लिखते हैं इसको, शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये तो हमको पता नहीं चल रहा है। पेप्टिडोग्लाइकॉन, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम जो है अपनी आवाज से बोल रहे हैं। पेप्टाइडोग्लाइकॉन सेल वॉल काहे की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। और ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये स्लाइमरी होती है और कैप्सूल होता है। ग्लाइकोकैलिक्स, ये सी नहीं जी यहाँ पे लिख लें, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद में एक थर्ड मेम्ब्रेन इसमें लिखी हुई है आपके सामने, आप देख सकते हैं। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? जल्दी बताएं, मुंह काहे तक रहे हो? मुंह तकने से कुछ नहीं होता। थर्ड वाली सेल का और थर्ड वाली मेम्ब्रेन का नाम बता सकते हैं आप, कमेंट में भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम आपसे ऑफलाइन नहीं है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि थर्ड वाली मेम्ब्रेन का क्या नाम है। आप पूरा सेल का स्ट्रक्चर या इसके नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। पूरे सेल का नाम आप कमेंट में लिख करके हम तक भेज सकते हैं। ठीक है, और हमारी फेवरेट इमोजी आप जानते ही होंगे, लाइक जरूर कर लें। ये हमारी फेवरेट इमोजी होती है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि लोगों तक पहुंचे और फ्री एजुकेशन का आपके फ्रेंड्स, आपके जो है आपके फैमिली में कोई भी अगर कोई पढ़ाई करता है, तो अगर वो बाहर नहीं जा पा रहा है तो क्या करें, उस तक वो वीडियो भेज दिया करें, ताकि वो इस वीडियो से लाभ पा सके और वो पढ़ सके और अपने बोर्ड और या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता हो तो उसमें हेल्प मिलेगी।
थैंक यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड नंबर की बात कर रहे थे, तो थर्ड नंबर में कौन सी मेम्ब्रेन आती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, अब अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इसके अंदर के मटेरियल को रोक के रखती है, यानी जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म को रोक के रखती है। सेल वॉल क्या करती है, इसके चारों तरफ एक दृढ़ पदार्थ बनाती है। और ग्लाइकोकाइलिस का कार्य क्या होता है, ग्लाइकोकाइलिस का कार्य होता है कि किसी चीज से चिपकना या इसको सुखा के रखना, किसका काम होता है, ग्लाइकोकाइलिस का। अगर हम तीनों की बात करें, ग्लाइकोकाइलिक, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इन तीनों को बोलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इस प्रकार से, इसको बोलते हैं यूनोलोब। क्या बोलते हैं, इनोलोब। थर्ड मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इनोलोब बोलते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, थर्ड मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इनोलोब बोलते हैं। तो वहां पे जगह नहीं थी उस साइड में, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर इसको लिख लिया। तीनों मेम्ब्रेन को मिलाकर के क्या बोलते हैं, इनोलोब बोलते हैं। फिर इसके बाद में कुछ इसमें स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं, तो उन स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं, आप देखते रहें। यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में एक खांच पाई जाती है, जिसको बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मीजोसोम, मीजोसोम। और ये मीजोसोम कार्य क्या करता है, इसका कार्य होता है रेस्पायरेशन में, काय में काम करता है, ये श्वसन करवाता है। क्या कार्य करता है, ये श्वसन में कार्य करता है। फिर इसके बाद में हम बात करें, इसके बीचों बीच में एक क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर, या इसको हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यहाँ पे लिख देते हैं क्रोमेटोफोर, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है, जिसको हम अदर कलम से बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और इसका नामिनेशन भी हम रेड पेन से करते हैं। एक ऐसा होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। नॉन हिस्टोन होती है, नॉन हिस्टोन होती है इसके अंदर। और ये क्या होते हैं, न्यूक्लियाइड होते हैं। न्यूक्लियस नहीं होता है, ये न्यूक्लियाइड होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए नॉन हिस्टोन पाई जाती है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, यहीं पे एक पॉइंट और पाया जाता है, जिस 3 डॉट से दर्शाया जाता है। ये डॉट हम बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिजर्व फूड। क्या बोलते हैं, रिजर्व फूड के नाम से जाना जाता है। फिर इसी में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में, इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम अगर देखा जाए तो राइबोसोम के नाम से जानते हैं। काहे के नाम से जानते हैं, राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम डिफरेंट मार्कर से बनाने का प्रयास करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये फेम्ब्रियल होता है। क्या होता है, ये फेम्ब्रियल होता है। और ये प्रेजेंट भी होता है, एब्सेंट भी होता है। और ये एडहेशन करता है। क्या करता है, एडहेशन में भाग लेता है, एडहेशन में। और फिर इसके बाद में एक और इसमें पॉइंट पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है राउंड शेप। और राउंड शेप को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पिलाई के नाम से जानते हैं। काहे के नाम से जानते हैं, पिलाई के नाम से, पिलाई के नाम से जानते हैं। और इसका काम क्या होता है, कॉन्जुगेशन करवाता भी है और नहीं करवाता है। कॉन्जुगेशन में भाग लेता है, कॉन्जुगेशन करवाता भी है, कॉन्जुगेशन नहीं करवाता है। फिर इसके बाद में अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके स्ट्रक्चर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको। और ये बीचों बीच में पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में बोलें तो जीव द्रव्य। और हमारा क्वेश्चन एक था कि जीव द्रव्य जो होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में पदार्थों को, यानी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है,
ये जीवित रखने का कार्य करता है। हमारी हर एक सेल को ये जीवित रखता है। इसी के माध्यम में अगर देखा जाए तो साइंस में बताया गया है कि जीवन अगर देखा जाता है तो कहाँ होता है, प्रोटोप्लाज्म में होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो जीवन नहीं है, वहां पे क्या होता है, डेड पोर्शन पाया जाता है। ठीक है, आप पढ़ चुके होंगे और आप देखे भी होंगे। इसको अगर हम नामिनेशन इसका करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर दिख नहीं रहा है तो आप बोल रहे हैं लिख लें, हिंदी में बोलते हैं इसको जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये फिगर का है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का है और कंप्लीट हमने प्रोकैरियोटिक सेल बनाई। इसमें कोई दिक्कत वाली, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हमने इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाया या हमको कोई प्रॉब्लम आएगी। हमने आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट बना के बताया है। आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर आप एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, आप इसको 10 बार बना सकते हैं। 10 बार में आपको एक कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे हम आपको यहीं पे बताए हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में कैसे आपको जानकारी मिलेगी और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या नहीं होते। स्ट्रक्चर अनेक अनेक प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर में क्या क्या खूबियाँ होती हैं, क्या क्या खूबियाँ नहीं होती हैं। जितनी बार इसको आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपको गहरा इसमें ज्ञान होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसके बाद तुरंत जस्ट हेडिंग डाल लें, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है और ये कितने प्रकार का होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारी मेहनत रंग दिखाएगी। आप लोग अगर मेहनत करते रहेंगे, आप मेहनत करेंगे तभी तो आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। एग्ज़ाम को जब क्रैक करेंगे तभी तो हमको जो है एक फीलिंग महसूस होगी कि हमने किन्हीं बच्चों को पढ़ाया था, वो बच्चे आज हमारे सपोर्ट से, हमारे किरदार से आज आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर रहे हैं। नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद में तुरंत जस्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम जस्ट आपसे बात करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, किस प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं होता है। थैंक यू। बिठा दें 1 2 3। हेडिंग डाल लें न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे कि इनमें भोजन किस प्रकार का होता है। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो मोटे मोटे शब्दों में हम थोड़ा जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, 1 2 3। कौन कौन से टाइप होते हैं? फर्स्ट नंबर पे आता है हेट्रोट्रॉप्स। कौन सा आता है? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है कीमोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें 3 प्रकार का होता है, एक हेट्रोट्रॉप्स और फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेसिस, हेट्रोट्रॉप, इसके अंतर्गत पढ़ना हमको होता है। ये 1 नंबर कर दें और इसको हम 2 नंबर लिख लें, इसको हम थर्ड नंबर पे लिख लें। फर्स्ट नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है पैरासाइट। क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। और फिर उसके बाद में पैरासाइट और फिर उसके बाद स्पैरोफिटिक। कौन से होते हैं? स्पैरोफिटिक टाइप का भोजन करते हैं। और फिर उसके बाद में सिम्बायोसिस टाइप का भोजन करते हैं। सिम्बायोसिस टाइप का भोजन करते हैं, ये फूड करते हैं। और ये देखा जाए तो मोस्टली कौन होते हैं? स्पैरोफिटिक होते हैं। ये मोस्टली होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें
फोटोसिंथेसिस में इसमें क्या होता है, लाइट से भोजन बनाते हैं। काहे से? लाइट से भोजन बनाते हैं। कौन सी लाइट? प्रकाश से। प्रकाश से भोजन बना लेते हैं। और फिर उसके बाद में कीमोसिंथेटिक की अगर बात करें, कीमोसिंथेटिक में केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड द्वारा भोजन बनाते हैं। केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड द्वारा, किसके द्वारा? केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड द्वारा भोजन को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, नाइट्रीफाइंग से नाइट्रस में, नाइट्रस से नाइट्रस में, ठीक है। जैसे N3 से N2- में, इस प्रकार से भोजन बना लेते हैं। बात करें थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जल्दी से हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, एक एक करके बात कर लेते हैं। किस प्रकार का भोजन बनता है हेटेरोट्रॉफ, फोटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक में। हेटेरोट्रॉफ अगर देखें तो आप हमने बताया था कि ये फोटोसिंथेसिस हेटेरोट्रॉफ कैसे होते हैं, दूसरों पे आधारित होते हैं, अपना भोजन ये कंप्लीट करते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन आते हैं, जरूरी ये है, ये तो सब आप समझ ही रहे होंगे कि किसी दूसरे पे आधारित होकर भोजन बनाते हैं। बात जरूरी क्या है हमको पढ़ने की, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया नहीं करते हैं। और कीमोसिंथेटिक में हमको एक एक करके पढ़ना होगा। फोटोसिंथेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लाइट से कैसे भोजन बना लेते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कीमोसिंथेटिक, और हेडिंग डाल लें फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेटिक। हम पढ़ क्या रहे हैं, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, और इसमें हम हेडिंग हमारी पहुंच चुकी है फोटोसिंथेटिक। बात करें हम फोटोसिंथेटिक की, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें सबसे जरूरी फोटोसिंथेटिक ये क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक होते हैं। और ये क्रोमेटोफोर द्वारा, फोटोसिंथेटिक जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस वाले क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले क्रोमेटोफोर इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर। इसमें क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर पाया जाता है, और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बनाता है। क्रोमेटोफोर जो होता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बनाता है। क्या बनाता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बनाता है, और ये पिगमेंट में दो प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर पे आता है ग्रीन कलर के बैक्टीरिया। कौन से कलर के आते हैं? ग्रीन कलर के बैक्टीरिया। और इसमें कौन से आते हैं? पर्पल कलर के, पर्पल कलर के बैक्टीरिया। इसमें ग्रीन कलर के बैक्टीरिया आते हैं, उसमें कौन से आते हैं? पर्पल कलर के बैक्टीरिया आते हैं। इसकी सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हमने इसको पढ़ने का प्रयास करें। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो H2O नॉट यूज करते हैं। क्या करते हैं? H2O नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर और H प्लस डोनर, ये इसको यूज नहीं करते, ये इसको यूज नहीं करते हैं। ये काहे का यूज करते हैं? H2S यूज एज इलेक्ट्रॉन S प्लस डोनर को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन। ये कैसे होते हैं? नॉन ऑक्सीजेनिक। हमेशा से हमको याद रखना है कि प्रिस्टले एक साइंटिस्ट था जिसने हमको बताया था कि H2S से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? H2O से, यानी वाटर से ऑक्सीजन मिलती है, ना कि H2S से। वाटर से O2 मिलती है, और ना कि H2S से। H2S से ऑक्सीजन नो, इससे हमको नहीं मिलती है। किसने बताया था? प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया, और प्रिस्टले ने हमको सारी बातें इसके बारे में बताई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। और थोड़ा सा रह गया है, लगभग 40 मिनट का लेक्चर तो हो ही जाए।
20 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इतने लेक्चर देख ही चुके होंगे और ये थोड़ा बड़ा है और मोनेरा क्लासिफिकेशन है, इसमें लगभग 40 मिनट्स का लेक्चर होना तो जायज़ बात है और आप समझ भी रहे होंगे क्योंकि ये लेक्चर जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन कितना बड़ा और कितना ज़्यादा होता है इसमें हमको पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा इतना बड़ा नहीं होगा, ना फंजाई इतना हैवी है और ना ही फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एनिमल और प्लांट। ये दोनों क्लासिफिकेशन जो होते हैं यानी क्लास जो है ये बहुत हाई फाई है और इनसे एक बात बता दें, इन्हीं दोनों क्लासिफिकेशन से हमारी पूरी दोनों क्लास 11th क्लास 12 कंप्लीट होती है। ठीक है, इतना बड़ा जो है ये दोनों होते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे इसी में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और लास्ट हेडिंग रहेगी हमारी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फिर उसके बाद हम लेक्चर को यही खत्म कर देंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने समझ लिया होगा कि मैं आप लोगों को रामलाल कहूँ या बांखेला, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो जरूर होंगे, हमें भरोसा है। पढ़ नहीं रहे होते तो हमारे वीडियो को फॉलो नहीं कर रहे होते और फॉलो नहीं कर रहे होते तो हम वीडियो आज बना रहे नहीं होते, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करोगे, आप कमेंट नहीं करोगे तो हम वीडियो किस बेस पे बनाएं, किस आधार पे बनाएं, कौन सी लोकेशन हमको पता चलेगी, कौन सी लोकेशन हमको नहीं पता चलेगी कि क्या इसमें रॉन्ग है, क्या इसमें सही है। इसलिए हम आपसे हर बार यही पूछते रहते हैं कि जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें बता दिया करें कि क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत तो ज़रूर कर रहे होंगे क्योंकि मेहनत से ही सक्सेस मिलती है, ये लोग आपको जानते होंगे। मेहनत नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी तो आपके पास प्रॉब्लम आज अगर मेहनत कर लोगे तो आज के 20 साल बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आज मेहनत नहीं कर रहे हो तो आज के 20 साल बाद फिर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और क्या कहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष ऐसे नहीं प्राप्त होता है, मोक्ष पढ़ने से प्राप्त होता है। तो आप पढ़िए और साथ दीजिए हमारा, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा रहा, भरोसा रखें हमारे। नोट करें, हेडिंग डाल लें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अभी पढ़ रहे थे वही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में हम कुछ और थोड़ा पढ़ेंगे, इसके सोर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये कैसे होते हैं, फोटोलिथोट्रॉप्स होते हैं। फोटोलिथोट्रॉप्स 2 टाइप्स, फोटोलिथोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स लिख देते हैं, फोटो लिथोट्रॉप्स, ऑर्गेनोट्रॉप्स। इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है और H2S होते हैं, ये सोर्स होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। सोर्स और ऑर्गेनिक की बात करते हैं। H2S इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार, 2 प्रकार। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो 2 प्रकार, 2 टाइप इसके अंदर होते हैं। और इसके अंदर कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, इनके एग्जाम्पल करेंगे। और इसके अंदर भी कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। ठीक है, फोटो लिथोट्रॉप के अंदर और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आता है। कौन सा सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और इसके अंतर्गत पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें इनके, और इसके अंदर भी लिख लेते हैं ग्रीन नॉन सल्फर आते हैं इसके अंदर, ग्रीन नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन
सल्फर, और इसके अंदर पर्पल नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर। एग्जाम्पल इनके लिख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल के नाम लिखते हैं और फिर इसके बाद में थोड़ा जल्दी खींचने का प्रयास करते हैं चैप्टर को। इस मोनेरा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद में बैक्टीरिया अदर और पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसमें कौन कौन आता है? क्लोरेनेमा आता है। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, क्लोरोबियम, क्लोरोबियम इसका एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लिख दें तो इसके अंतर्गत आता है थिस पायरिलम। कौन सा आता है? थिस पायरिलम, थिस पायरिलम और क्रोमेटियम, क्रोमेटियम, ये दो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, इधर ग्रीन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंतर्गत, तो इसके अंदर आता है क्लोरोनेमा, क्लोरेमा और क्लोरोफेक्सस, दूसरा क्लोरोफेक्सर, और फिर इसके बाद में हम पल्पर की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है रोडोस्यूडोमोनास, इसका आता है रोडोस्यूडोमोनास, ये इसका एग्जाम्पल है रोडोस्यूडोमोनास का। और ये इनका रोडोस्यूडोमोनास को किस नाम से जानते हैं? तो रोडोस्यूडोमोनास को N2 फिक्सर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोडोस्यूडोमोनास को किस नाम से जाना जाता है। ये नीट का क्वेश्चन भी है और बोर्ड में भी पूछा गया है कि रोडोस्यूडोमोनास को अदर दूसरे नाम से कैसे जानते हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि उस बैक्टीरिया को जानते हैं जैसे रोडोस्यूडोमोनास को नाइट्रो यानी N2 फिक्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद तुरंत हेडिंग डाल लें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और बस 2 मिनट का रहेगा, सिर्फ 2 मिनट वेट कर लें, बस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लें, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये कितने टाइप के होते हैं? ये 4 टाइप के होते हैं, 1 2 3 और ये 4। सबसे पहले बात करेंगे हम हाइड्रोजन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया, और फिर उसके बाद में आयरन बैक्टीरिया, के बारे में बात करेंगे। और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया 4th नंबर पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। इनका एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और बस यहीं पे हम अपना लेक्चर समाप्त कर देंगे। एक एक एग्जाम्पल बस। इसका है हाइड्रोजिनोमोनास, हाइड्रोजिनोमोनास और थायोबैसिलस, और इसका होता है फेरोबैसिलस। कैसा होता है इसका? फेरोबैसिलस। और इसके 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, 1 2। इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 1। इसके 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। अगर नाइट्रोबैक्टर का डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो आप नाइट्रोबैक्टर का देखना चाहते हैं क्या डायग्राम, तो आप एनसीईआरटी के मोनेरा क्लासिफिकेशन में 3rd पे जाएंगे तो आपको एक सीढ़ी ईस्ट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं? मोनेरा बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, और वो क्लासिफिकेशन कौन से रहेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, इसमें रहेगा 1 आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया,
ये हम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और वो रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को एक लाइन समझ में आई होगी और मिलते हैं लेक्चर 4 में। पढ़ते रहें बायोलॉजी वर्ड क्लास। ऑल द बेस्ट।